गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोरियर सीरीज और फोरियर थ्योरम के बारे में। हमने ये देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन और कोसाइन फंक्शंस की हेल्प से लिख सकते हैं। और उसको लिखने का बेनिफिट क्या होगा कि हमें अगर किसी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को ट्रांसमिट या रिसीव करना है या जनरेट करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हीं कंपोनेंट से क्या कर सकते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को हमने क्या कर लिया, साइन और कोसाइन को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर लिए और उसी को हम क्या कर सकते हैं, अरेंज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन और कोसाइन सीरीज की हेल्प फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरियर थ्योरम। फोरियर थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी फंक्शन को साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब बात करी हमने कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि कोई कॉम्प्लेक्स का मतलब तो हो गया जटिल फंक्शन है हमारे पास, डिफिकल्ट फंक्शन है। और पीरियोडिक का मतलब हो गया कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को किसी इंटरवल के बाद रिपीट करने लग जाए। जैसे साइन वेव की हम बात करेंगे, 0 से 2 पाई के बीच में साइन वेव की वैल्यू चेंज होती है और जैसे ही हम 2 पाई पे पहुंचेंगे वो वैल्यू क्या करने लग जाती है, अपने आप को रिपीट करने लग जाती है। तो उसका पीरियड कितना हुआ, 2 पाई का पीरियड हो गया। जो आपका बेसिकली साइन वेव हुआ उसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई का पीरियड हो गया। ऐसे ही कोस वेव का पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई का पीरियड होगा। माइनस पाई से और पाई के बीच में उसकी वैल्यू क्या करेगी, अपने आप को वैल्यू डिफरेंट मिलेगी और जैसे ही फिर पाई से आप आगे बढ़ोगे तो वो वैल्यू अपने आप को क्या करने लग जाएगी, रिपीट करने लग जाएगी इन केस ऑफ कोसाइन वेव आल्सो। ठीक है। तो अब उसके बाद हमने देखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हम फोरियर सीरीज या फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड नहीं कर सकते। कुछ खास फंक्शंस को ही हम क्या कर सकते हैं, फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब दैट मीन्स हम सभी फंक्शंस को फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब फोरियर थ्योरम की कुछ ना कुछ लिमिटेशन हुई। तो अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी आ सकता है कि राइट लिमिटेशन ऑफ फोरियर थ्योरम, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन क्या हो गई कि डिरिचलेट कंडीशन वो कंडीशंस हैं, अगर एक फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर वो डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसको फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हमने एग्जाम्पल कल दो पॉइंट्स इसके हम कर चुके थे। पहला तो क्या है कि आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन मस्ट बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। दैट मीन्स आपके एक एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक ही एफ एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक से ज़्यादा एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है तो वो फंक्शन आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। और फंक्शन सिंगल वैल्यूड नहीं होगा तो इसका मतलब फंक्शन आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और मल्टी वैल्यूड फंक्शन को हम फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें हमने कल देख भी लिया था फिगर 1.3 में x इजकल टू एक्स नोट पे हमारी 3 एफ एक्स की वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। दूसरी कंडीशन थी आपकी कि जो फंक्शन है मस्ट हैव फाइनाइट वैल्यूज, जो आपका फंक्शन है उसकी फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए। उसमें हमने कल एग्जांपल भी देखा था फिगर 1.4 का कि इसमें एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस तो एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई एक्सिस एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे ही स्टार्टिंग में तो हम देख रहे हैं 0 से, जब ओ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू के बढ़ने के साथ आपकी एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब आपको एक्स से कोरस्पॉन्डिंग एफ एक्स मिल रहा है। लेकिन एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट पे हमारे पास क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट आपको एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनाइट मिल रही है। वो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ शूट कर रहा है, उसकी कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिल रही। वो वैल्यू कैसी हो रही है, वहाँ पे इन्फिनाइट हो रही है। तो दैट मीन्स फंक्शन फाइनाइट नहीं रहा, इन्फिनाइट हो गया। तो इस फंक्शन का अगर हम एक एग्जाम्पल भी लेना चाहें कि एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x कोई भी हम अगर एक फंक्शन मान लें तो उस एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x के एक्स की वैल्यू जब
1 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगी। जब एफ एक्स की वैल्यू 4 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू 1/4 मतलब 0.25 होगी। यहाँ तक तो ठीक है बात। लेकिन जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एफ एक्स की वैल्यू 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट हो रही है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नहीं है, मतलब उसको हम फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हमारे पास इसमें आता है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि द फंक्शन एफ एक्स शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एंड फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन पीरियड टी। मतलब जो हमने पीरियड डिस्कस किया कि उस पीरियड के अंदर तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी एक्स के कोरस्पॉन्डिंग। लेकिन जैसे ही उस वो पीरियड के बाद, जैसे मान लो सपोज जो आपका साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, तो उस 2 पाई के बाद वो क्या करने लग जाएगा, फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करने लग जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन भी रिपीट करने लग जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है तीसरा पॉइंट कि विद इन ए पीरियड, जो 0 से 2 पाई साइन फंक्शन के केस में हमने बोला कि विद इन ए पीरियड आपके पास क्या होना चाहिए विद इन ए पीरियड आपके पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हो या फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो। मतलब डिसकंटिन्यूटी पीरियड के अंदर हो सकती है। जैसे इसमें ये देख रहे हो आप, 0 से जब ओ से आपका x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और x इक्वल टू एक्स नोट पे आपको डिसकंटिन्यूटी मिल रही है कि x से अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखो तो वो वैल्यू एफ एक्स नोट है, और जब आप राइट हैंड लिमिट देखो तो वहाँ पे वैल्यू है एफ एक्स नोट टी। मतलब दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू तक तो वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा था। ठीक है, और उस वैल्यू पे x इक्वल टू एक्स नोट पे आके एकदम से वैल्यू जंप कर गई, तो ये डिसकंटिन्यूटी होगी कि फंक्शन पहले कंटिन्यूअस था, उसके बाद उसकी वैल्यू सडनली चेंज हो गई, एब्रप्ट चेंज आ गया उसमें, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। बट हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। उसमें शर्त ये है कि आपकी जो डिसकंटिन्यूटीज हैं एक पीरियड के अंदर, जो 0 से 2 पाई का पीरियड था, इन केस ऑफ साइन फंक्शन, उस पीरियड में आपका जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, किसको आप काउंट कर सको, इन्फिनाइट ना हो कि उसके अंदर इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटीज आपके पास आ रही हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें मैक्सिमा और मिनिमा की, तो जैसे यही हमने अगर साइन फंक्शन का एग्जांपल लिया, तो 0 से अगर हम बात करें 2 पाई की, तो एक बार तो पाई/2 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और पाई/2 पे कितना होता है साइन की वैल्यू 1 होगी, और 3 पाई/2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है -1 होगी, तो उस केस में -1 तो मिनिमम वैल्यू हो गई और 1 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो एक पीरियड के अंदर हमें एक मैक्सिमा मिला और एक मिनिमा मिला। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, जो वैल्यूज हुई, एक मैक्सिमा मिला वहाँ पे एक मिनिमा मिला, तो मैक्सिमा और मिनिमा विद इन ए पीरियड आपके फाइनाइट हो गए। तो फाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा इस कंडीशन में अलाउड हैं। अगर फाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा है आपके पास, तो आप उस फंक्शन को फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आपके पास फाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, तो आप उस फंक्शन को फोरियर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली 3 कंडीशंस होगी, 3 भी लिख सकते हो और इसको तोड़ के 4 भी लिख सकते हो। जो तीसरी कंडीशन थी उसमें बोल रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, इसको आपने तीसरा पॉइंट बना दिया कि द फंक्शन शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। और चौथा पॉइंट आपने क्या बना दिया कि द फंक्शन शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इट्स पीरियड टी। तो ये आप इसमें कर सकते हो। ठीक है उसके बाद आता है इवेल्युएशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। अब हमने क्या कर लिया, हमने बोल दिया भाई ठीक है, हम किसी भी अगर कोई भी फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस फंक्शन को हम एफ एक्स इक्वल टू ए नोट समेसन एन 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स की फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। आप ए एन बी एन और ए नोट क्या बन गए, आपके कोफिशिएंट्स बन गए कि वो जो कोसाइन फंक्शन है, कोसाइन सीरीज बनी, उसके सामने क्या कोफिशिएंट लिखा जाएगा,
जो साइन सीरीज बनी उसके सामने क्या कोफिशिएंट लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपके कोफिशिएंट्स बन गए। तो अब हमने इसको तोड़ तो लिया, तोड़ने के बाद अब साइन और कोसाइन तो हमारे पास ठीक है, दो वेव्स बन गई। अब लेकिन हमारे पास अब निकालने का हमें पता क्या होना चाहिए, इन कोफिशिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें कोफिशिएंट पता है तो फटाफट हम किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कोस और साइन की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होगा कि इन कोफिशिएंट्स को कैसे निकालें, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम निकालने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं ना, जो हमारी आगे जाके यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जैसे जब हम ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यूज निकालेंगे, तो ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू निकालने के लिए हम जिन आइडेंटिटीज का डायरेक्ट यूज कर लेंगे, या तो हम उसको वहां सोल्व करें। जैसे हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है माइनस पाई से पाई साइन एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो के इक्वल क्यों होगा, ये चीज हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जब आगे कहीं जब हम ए नोट निकालें, ए एन निकालें या बी एन निकालें अलग अलग पीरियड्स में, तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे वहाँ पे। आप एग्जाम में जब इसको करने जाओगे तो दो तरीके, या तो पहले इसको अलग से निकाल के दिखा दो आइडेंटिटी की फॉर्म में, और आप बोल दो कि बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी वन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू इसकी जीरो पुट कर रहे हैं। या फिर आप अपने जब आप वैल्यूज़ निकालोगे वहीं पे इसको सोल्व करके दिखा लो, ठीक है। तो आपके पास तरीके दोनों हो सकते हैं, तो जो भी तरीका आप लोगों को बेस्ट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि साइन एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो कैसे हो जाएगा। तो इसका प्रूफ करते हैं। माइनस पाई से पाई इंटरवल है, साइन एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए एक्स साइन ए कोस बी है हमारे पास, तो साइन ए कोस बी को तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आपके पास क्या है, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कोस बी है, तो उस साइन ए इंटू कोस बी को कैसे लिखा जा सकता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो वही हमने डिवाइडेड बाय 1/2। तो बेसिकली या फिर हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, तो उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस बी। तो अब हमने साइन ए की जगह क्या है आपका एम एक्स, बी की जगह क्या है एन एक्स, तो हमने साइन एम एक्स कोस एन एक्स को किस तरह से लिख लिया, इज इक्वल टू 1/2। अब इंटीग्रल के अंदर हमने चेंज किया, इंटीग्रल तो है ही माइनस पाई से पाई, और साइन ए कोस बी की जगह हमने लिख लिया साइन एम प्लस एन एक्स प्लस साइन एम माइनस एन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे आइडेंटिटी जो रूल होता है हमारा वो यूज़ कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के। या फिर जैसे सपोज हमारे पास साइन ए एक्स डी एक्स है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ए एक्स डिवाइडेड बाई माइनस कोस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो वैसे ही यहाँ पे क्या था, साइन एम प्लस एन था इंटू एक्स इंटू डी एक्स था, तो उसको जब हम साइन एम प्लस एन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कोस 1 एम प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ऐसे ही साइन एम माइनस एन इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, कोस एम माइनस एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। और जब साइन से कोस साइन का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वो माइनस कोस के इक्वल होता है, तो वो दोनों केस का माइनस साइन बाहर निकल के आ गया, तो ये टर्म बन गई आपके पास माइनस 1/2 कोस एम प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस एन प्लस कोस एम माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एम माइनस एन माइनस पाई से पाई। अब आपके पास इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1/2 1/m प्लस एन हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर बच गया कोस m प्लस एन इंटू पाई माइनस कोस m माइनस एन इंटू माइनस पाई। क्योंकि अब हमने क्या कर लिया, वहाँ पे जो आपका वो था ना, क्या बोलते हैं, जो m प्लस एन था, उस m प्लस एन का हमने m जैसे ऊपर वहाँ पे m माइनस एन है, उस m माइनस एन का हमने क्या किया,